हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकामा। और आज मेरे साथ मौजूद है करिश्मा उपाध्याय, जो कि एक सेलिब्रिटी एडिटर है और ऑथर ऑफ परवीन बाबी बुक। वो हमारे साथ है। करिश्मा, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये जो बुक है, इसका जो टाइटल है वो बहुत ही एप्ट हम्म, टाइटल आपने रखा है। लेट मी शो द बुक्स टू आवर पीपल आउट हियर। ये है, आपने पीछे भी रखी है, बट दिस इज अ बुक। जी। ये जो टाइटल आपने रखा है, परवीन बाबी अ लाइफ। हम्म, आप चाहती तो आप परवीन बाबी ग्लैमरस दीवा समथिंग लाइक दैट रख सकती है, लेकिन ये जो टाइटल है बहुत ही कमाल का है। तो प्लीज इसके पीछे की कहानी बताइए। ये किताब एक्चुअली जब हमने टाइटल का सोचने का शुरू किया हम्म। तो गाने के नाम थे, देवर पन्स जो बना सकते थे बाबी के ऊपर। बट फिर मैंने सोचा कि उनकी लाइफ ही इतनी इंटरेस्टिंग थी। और uh, किताब आपने पढ़ी है तो आपने देखा है कि उनके बर्थ से लेके डेथ तक की पूरी कहानी है। सो आई जस्ट थॉट इट वाज परफेक्ट कि इट वुड बी कॉल्ड परवीन बाबी अलाइव। एक आपने मेंशन किया है खाखरा के बारे में, तो परवीन बाबी और ये जो खाखरा के बीच का जो संबंध है, वहां से शुरुआत करते हैं। वील गो इन दोस दैट वे। तो ये खाखरा का किस्सा क्या था? तो परवीन एक्चुअली बहुत यंग थी जब जूनागढ़ से वो अहमदाबाद आई पढ़ने के लिए। इंटेलिजेंट थी और उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। हम्म। तो स्कूल में वो 2 क्लास उनको डबल प्रमोशन मिला, जिसे एक जमाने में काफी हुआ करता था। तो वो जब अहमदाबाद आई तो कुछ 15-16 साल की थी। और उनकी और हॉस्टल में उनकी सेंट जेवियर्स कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। सेंट जेवियर्स का जो गर्ल्स हॉस्टल था उसमें वो रहती थी। और उनकी माँ ने एक लोकल गार्डियन अपॉइंट किया था जो गुजराती थे। जी। उनके यहाँ लेडीज खाकरा बनाया करती थी। तो जब परवीन उनके यहाँ जाती थी, शुरुआत में हर रोज जाती थी बिकॉज शी यूज्ड टू बी वेरी होम सिक। तो वहां पे बैठ के उन लोग के साथ खाकरा रोल करती थी या किचन में बैठ के हेल्प करती थी। वहां पे उन घर का खाना खाने जाती थी। तो ये काफी घरेलू टाइप इमेज जो हमारे दिमाग में जो परवीन का इमेज है, जी। ग्लैमरस मूवी स्टार, उससे काफी डिफरेंट मुझे लगा। एंड मेरे ख्याल से जब वो अहमदाबाद आई थी तो एक सिंपल स्मॉल टाउन गर्ल थी। और फिर अहमदाबाद में उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ टू द बोहेमियन सेक्स सिंबल जिनको हम फिर बॉलीवुड में मिले। मैं बीच बीच में कुछ पिक्चर्स भी उनके दिखाते रहूंगा, तो हमारे यहाँ पे जो व्यूअर्स है उनको भी पता चले कि इस बुक के अंदर क्या माल मसाला है। सो दिस इज वन पिक्चर फ्रॉम दोज डेज। ये अहमदाबाद का फोटो है उनके कॉलेज का, जो उनके फ्रेंड डोनाल्ड मार्क्स ने खींचा था जी। अपने छत। सो डोनाल्ड डोनाल्ड बचपन के फ्रेंड थे जो एंड तक उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप रही। बॉर्ड ऑफ फ्रेंडशिप और फ्रेंडशिप से मुझे डोनाल्ड और उसमें एक किस्सा जो और एक लगा कि थ्री इडियट्स में एक किस्सा दिखाया कि किस तरह ये दोस्त गेट क्रैश करते हैं खाना खाने के लिए शादियों में। तो पर जी। एंड डोनाल्ड ऑल्सो ये करते थे, उसके बारे में कुछ बताइए। अगेन मैं इतना कॉन्ट्रास्ट परवीन की लाइफ में बिकॉज तो डोनाल्ड ने मुझे बताया कि पॉकेट मनी मिलती थी उन लोग को, और कभी कभी खत्म हो जाता था। हम्म। ही सेड कि 2 रुपए बचते थे, 2 रुपए में 2 कैंपा और 2 समोसे आते थे उनके, और वो उनका डिनर होता था। कभी कभी 2 रुपए भी नहीं होते थे। तो वो परवीन को बोलते थे अच्छा आज ढंग के कपड़े पहनना, क्योंकि तब तक परवीन ने सलवार कमीज छोड़ के शॉर्ट्स और स्कर्ट्स और बेल बॉटम पहनना शुरू कर दिया था। तो परवीन को बोलते थे कि ढंग के कपड़े पहनना, आज शादी में जाना है। तो वो समझ जाती थी कि शादी क्यों जा रहे हैं, एसेंशियली खाना खाने जा रहे हैं किसी और की शादी में, अनइनवाइटेड। वाह। ऑल्सो आपने जू गैंग की बात की, तो स्विंग गैंग जो ये बना था पूरा, ये पूरा जू का स्विम गैंग, क्या गैंग था यार, कमाल का। मतलब आपने जो पूरे साउथ बाकी के लोगों के बारे में मेंशन किया, प्लीज उसके बारे में भी बताइए। तो हॉलीवुड में एक रैट पैक हुआ करता था जिसमें फ्रैंक सिनाट्रा जैसे लोग थे। हम्म। और एसेंशियली ये ग्रुप सोशलाइज करता था एक दूसरे के साथ। और फिर जुहू में भी ऐसे 2 ग्रुप थे। एक में इनिशियली विनोद खन्ना थे, बिदू जो काफी फेमस पॉप स्टार थे वो थे।
और जब ये लोग निकल गए तो फिर और और नए यंग लोग आने लगे, जिसमें डैनी कबीर बेदी, शबाना आजमी, शेखर कपूर, चेतन आनंद, परीक्षित साहनी। परीक्षित साहनी। आई नो दैट वाज, मैं भी काफी सरप्राइज हुई थी उनका नाम देख के। अंजू महेंद्रू, ऐसे लोग थे। अगेन ये लोग सोशलाइज करते थे, एक दूसरे के साथ पार्टीज करते थे उस वक्त। हर सेकंड संडे को मैंडेटरी छुट्टी होती थी, उस दिन शूटिंग नहीं होती थी। तो उस के पहले वाले सैटरडे को ये लोग जुहू बीच पे जुहू सन एंड सैंड, वहां पे जो होटल है वहां पे स्विमिंग के लिए जाते थे, सनसेट एक साल देखते थे, या बीच पे रात को पार्टीज हुआ करती थी। अंजू महेंद्र ने बताया कि कभी वो बस लेके जुहू से बैंड्रा जाते थे मिडनाइट को, माउंट मैरी, बस ऐसे ही घूमने के लिए, बिकॉज नॉर्मली वो लोग बस नहीं ले पाते थे। करेक्ट। और उसके वहीं से शुरुआत हुई थी जो पूरा उनका फर्स्ट रिलेशनशिप, जो प्रॉपर जो फिल्मी रिलेशनशिप कह सकते हैं, विद डैनी, and that too in that time living relationship, and it's such a bindas lady यार, she was never worried about anyone else, मतलब जो था उनका फोकस था वो। और आपने डैनी का इंटरव्यू भी किया, तो और भी कोई चीजें जो डैनी ने बताया कि कैसे और डिटेल में कि किस तरह वो शुरुआत हुई थी या समथिंग लाइक दैट? तो परवीन और डैनी एक्चुअली पहली बार मिले पूना में ऑन द सेट्स, जब जब इशारा साहब की फिल्म शूट हो रही थी, क्योंकि डैनी ने एक पिक्चर ऑलरेडी की थी इशारा साहब के साथ, एंड ही हैड गॉन टू मीट हिम वहां पे, बिकॉज़ डैनी वाज अनदर फिल्म विद जया बच्चन एट द टाइम। अभी तो जी ले, सॉरी, ही वाज डूइंग अभी तो जी ले, राइट? यस। तो वो वहां पे सेट पे गए और वहीं पे परवीन से मिले, बातें हुई, एंड देन दिस आई मीन जहां तक डैनी साहब ने मुझे बताया, इट सीम लाइक दे लाइक्ड ईच अदर इंस्टेंटली। तो दे स्टार्टेड गोइंग फॉर डिनर्स। फिर उनको पता चला कि परवीन ने काफी इंटरनेशनल पिक्चरें नहीं देखी हैं, और क्योंकि डैनी सर ने FTII में पढ़ाई की थी फिल्म ज्वाइन करने के पहले, ही सेड कि चलो मेरे को मालूम है कि मैं तुम्हें इंटरनेशनल फिल्में दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो काफी आर्ट फिल्में दिखाई, जहां से परवीन का फिल्म एजुकेशन स्टार्ट हुआ। when they came back to Bombay, मिलते रहे, but then they weren't in the relationship, but gradually they got into a relationship. शुरू में ये था कि लोगों को लगा कि परवीन डैनी के यहाँ रह रही है, बट परवीन डैनी के घर के पास रहती थी। But then eventually moved in together, and I don't think दोनों में से कोई ऐसा था जिन्हें फर्क पड़ता था कि लोग क्या कहते हैं। डैनी साहब ने मुझे बोला कि किसी ने हमें कुछ नहीं कहा, हमने किसी से पूछा नहीं परमिशन के लिए, तो वी जस्ट आई मीन हम अपनी ही दुनिया में रहते थे। इवेंचुअली परवीन ने डैनी के घर के ऊपर एक फ्लैट खरीदा, जहाँ पे वो प्रीटी मच अपने पूरे करियर के दौरान रही कालूवाल एस्टेट में। सो या, बट अगेन प्यार जब खत्म भी हो गया, उसके बाद एक दोस्ती जो दोनों की हुई थी, आपने जो उसके बारे में बहुत मेंशन, व्हेन शी केम बैक आल्सो, जब उनके टफ टाइम्स थे, डैनी वाज ऑलवेज देयर। तो दैट्स सच अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी एंड अ गुड ह्यूमन स्टोरी। और जो एक और चीज जो आपने बताई है, जो अगेन काफी लोगों को नहीं पता, कि अमिताभ बच्चन की तरह शी वाज वेरी पंक्चुअल। बहुत टाइम, ये उस जमाने में जब बाकी लोग सुपरस्टार्स वे नोन 9 बजे की शिफ्ट के लिए 2 बजे आते थे, कुछ लोग तो शाम को आते थे, कुछ लोग तो आते ही नहीं थे, एंड अमिताभ बच्चन की तरह वो हमेशा टॉट टाइम पे होती थी। तो उसके बारे में कुछ इससे बताइए। तो परवीन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ये रीडर्स को, बिकॉज ये कहानी सिर्फ परवीन के लव अफेयर्स या उनके मेंटल ब्रेकडाउन की नहीं है, इट्स ऑल्सो अ स्टोरी अबाउट व्हाट शी वाज एज अ प्रोफेशनल। ट्रू। एंड मैंने जितने डायरेक्टर्स टेक्नीशियन से बात, प्रोड्यूसर से बात की, हर किसी ने मुझे यही बोला कि परवीन इतनी प्रोफेशनल थी कि दैट्स व्हाई एवरीवन वांटेड टू वर्क विद हर ओवर एंड ओवर। मैंने जब ये किताब शुरू की थी, तो मेरे को सबसे पहले जो इंटरेस्ट किया था परवीन के लाइफ के बारे में, वो था कि उन्होंने 2 बार इंडस्ट्री छोड़ी। और वो कबीर बेदी के साथ इटली और लंदन गई, उसके बाद दूसरी बार उनका जब ब्रेकडाउन हुआ, एंड दोनों बार कुछ महीनों के बाद या 1 साल के बाद जब उन्होंने रिटर्न किया, तो शी साइंड द बिगेस्ट फिल्म्स इन द इंडस्ट्री। द बिगेस्ट फिल्म मेकर्स उनके साथ काम करना चाहते थे। और हमारी इंडस्ट्री, आपको भी मालूम है,
बहुत अनफॉरगिविंग है, Yeah. स्पेशली जहाँ पैसे के मामले आते हैं। अगर आप पिक्चर आधे रास्ते छोड़ देते हैं तो कोई आपको उसके बाद आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहेगा। तो मेरे को हमेशा ये लगा कि क्या था परवीन के बारे में कि लोग उनके साथ काम करना चाहते थे, और उनकी प्रोफेशनलिज्म ये रीजन थी। वेदर इट वाज, जैसे रवि टंडन जी ने बताया, जो जिन्होंने उनके साथ मजबूर डायरेक्ट की, कि यू नो अमिताभ बच्चन की, परवीन की और उनकी गाड़ी, तीनों की गाड़ी सेम टाइम पे सेट पे पहुंची थी। It was always instant, ready on time, शॉट देने के लिए तैयार रहती थी। मनोज कुमार जी ने बताया कि कैसे बिल्कुल स्टारी टैंट्रम नहीं थे। अगर किसी दिन खाना नहीं खाना नहीं टाइम पे मिला तो शायद कोई बात नहीं, आई मीन हम खाना खाने थोड़ी ना आए यहाँ पे। या अगर कुर्सी नहीं है तो वो खड़े रह जाती थी, या अगर खड़े होके खाना है तो मतलब कोई डिमांड्स नहीं थे उनके। other directors also told me उस वक्त फिल्में फिल्म रोल पे शूट होती थी और काफी एक्सपेंसिव होता था वो। तो अगर आप काफी टेक्स लेते हैं तो वो कॉस्ट बढ़ता है। एंड परवीन अगर बिकॉज इनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी that she would really memorize dialogues, तो काफी ज्यादा टेक्स नहीं लेने पड़ते थे। she might not have been the best actor, but she made sure कि किसी प्रोड्यूसर का पैसा नहीं वेस्ट हो रहा है एसेंशियली। एक और किस्सा जो आपने बताया, प्रोफेशनलिज्म की बात करेंगे तो इंजरीज बाय जिबिस्को इन अमर अकबर एंथनी के बारे में आपने बताया था कि उसके हाथों से उनको लग गई थी, ऑल्सो हेमा मालिनी के हाथों से, रजिया सुल्तान में, स्टिल शी केप्ट वर्किंग, कभी उसके ऊपर फंस नहीं किया था। एक और जो आपने लिखा था कि when she was very sad and she was crying with a makeup, वो जो I get goosebumps with that, what you mentioned about that, कि किसी फिल्म की शूटिंग या गाना था, I think क्रांति या किसी का, when she was in makeup and she was crying in her studios and she was going out, she was giving a proper take, coming back again and crying, कुछ उसके बारे में। तो these are all things, परवीन के ब्रेकडाउन्स के पहले कुछ थोड़े बहुत साइंस दिखने लगते थे। मुश्किल ये है कि उनके उस वक्त मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी चर्चा नहीं होती थी, तो किसी को मालूम नहीं था कि परवीन के साथ क्या हो रहा है। तो वो अगर बैठ के रो रही होती थी अपने मेकअप रूम में, और फिर बाहर जाके अपना कोई गाना शूट करती थी, या कोई कोई फाइट सीन शूट करती थी, एंड शी यूज्ड टू लुक नॉर्मल, तो किसी को समझ में नहीं आया कि उनके साथ हो क्या रहा है। एंड इट्स रियली सैड, एंड आई फील कि अगर और कुछ नहीं तो जो भी मेरी किताब ये पढ़ते हैं उनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो मेंटल हेल्थ के बारे में इसके बाद, कि जो इंसान अगर आपको यंग, सक्सेसफुल, खूबसूरत, टैलेंटेड ये सब दिखता है, और अगर सरफेस पे भी खुश दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिप्रेशन या किसी और मेंटल इलनेस का शिकार नहीं है। इनने रात बाकी जैसे और जवानी राजमन जैसे गाने किए एट द टाइम व्हेन शी वाज गोइंग थ्रू अ ब्रेकडाउन, और वो आई मीन उस दौर के सबसे ग्लैमरस गानों में से है। अब आज भी अगर वो गाने देखिए तो आपको लगेगा नहीं कि परवीन बाबी वाज गोइंग थ्रू एन एपिसोड and doing that song. And coming to the main chapter, that is Amitabh Bachchan, जो बहुत सारी मिथ्स जुड़ी हुई थी, और आपने बहुत फाइन वे में उसे बताया आपने कि क्या हो रहा था इतने करने। और ये शायद लोगों को प्लीज बताइए कि जब वो बोल रही थी कि अमिताभ बच्चन मुझे मारना चाहते हैं, जो उनको जो हेलुसिनेशंस हो रहे थे, उसके बाद भी शी वाज वर्किंग ओनली एंड ओनली मैक्सिमम फिल्म्स विद अमिताभ बच्चन। यहाँ तक कि उन्होंने एक 2-3 स्टेज शोज या इंटरनेशनल शोज भी किए थे अमिताभ बच्चन के साथ। तो वो फैक्ट नहीं था। कई लोग जो है, आई हैव सीन कुछ छोटे मोटे पब्लिकेशंस इसके बारे में लिखते हैं आज भी, अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी के अफेयर के बारे में, या अमिताभ बच्चन मारना चाहते थे। प्लीज आज खुलासा कीजिए, आपने इतना रिसर्च किया, आपने बहुत अच्छा लिखा है, प्लीज बताइए उसके बारे में। तो आई थिंक परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन, आई थिंक अमिताभ बच्चन परवीन के among all the co-stars जिनके साथ परवीन ने काम किया, अमिताभ, शशि और हेमा मालिनी 3 लोग थे जिनके साथ परवीन ने सबसे ज्यादा फिल्में की जी। और इनका तो पूरा 100% हिट रेशियो था। अमिताभ बच्चन, बच्चन साहब ऑब्वियसली उस वक्त सुपरस्टार।
तो बच्चन साहब ऑब्वियसली उस वक्त सुपरस्टार थे, नंबर 1 हीरो थे, हर एक्ट्रेस उनके साथ काम करना चाहती थी। परवीन की मानसिक स्थिति ये थी कि एट सम पॉइंट उनको लगने लगा था पैरानोया और स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानोया और स्किज़ोफ्रेनिया 2 प्रॉब्लम्स थी उनकी। तो उनको लगने लगा कि लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कोई उनसे उनका काम छीनना चाहता है, और वो काम छीनना चाहता है, उनके दिमाग में बन गया कि उन्हें मारना चाहता है। तो आई मीन इट वाज, वो उनके दिमाग में था, ये उनकी दिमाग की प्रॉब्लम थी। यू नो उनको जैसे एंड पैरानोया की जब बात की जाए तो मैंने एक इंसिडेंट मेंशन किया है बुक में, जहाँ पे परवीन की एक दिन तबीयत ठीक नहीं थी शूटिंग में, और वो एक दूसरे एक्ट्रेस के साथ मेकअप रूम शेयर कर रही थी और काफी बार बाथरूम जा रही थी। एंड शी केम आउट बाथरूम से, और हर बार आती थी तो पूछती थी कोई मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको लगता था कि सब उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो जहां तक मुझे समझ में आया है, मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, बट जहां तक मुझे समझ में आया है 3 साल ये बुक रिसर्च करने के बाद, कि बच्चन साहब के साथ भी यही था। उनको एट सम पॉइंट लगने लगा कि अमिताभ बच्चन सबसे पावरफुल आदमी है इंडस्ट्री में अभी, और वो मुझे मारना चाहते हैं। ये 79 में भी था जब उनका पहला ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद आके उन्होंने बच्चन साहब के साथ बाकी और फिल्में की। जब 80s में ये ब्रेकडाउन हुआ, फिर भी उन्होंने वही कहा। 90s में जब वो वापस आए, उन्होंने एक फिल्म ऑलमोस्ट एक डेकेड के लिए छोड़ दी थी, उस वक्त भी उन्होंने ही कहा। वो कहती थी कि मेरे कान के पीछे एक ट्रांसमीटर है जिससे लोग मुझे कंट्रोल करते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ उन्हें लगने लगा था कि उनका खाना पॉइजन लोग पॉइजन कर रहे हैं। शुरू में जब खाना पॉइजन उनको लगता था, तो वो अपनी माँ या मेड को बोलती थी कि पहले तुम लोग खाओ, उसके बाद मैं खाऊंगी। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ जब वो एकदम अकेले हो गई थी, तो उन्होंने नॉर्मल खाना छोड़ दिया और सिर्फ दूध और अंडे का योग का एक शेक बना के सुबह रखती थी वो, और वही पूरे दिन पीती थी। तो जहां तक मुझे समझ में आया है, इट वाज ऑल इन हर माइंड, इट वाज अ प्रॉब्लम ऑफ मेंटल इलनेस। सो या, और आपने ये जो मेंटल इलनेस की बात की, तो कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया था इसका बहुत ज्यादा, एंड आई एम हैप्पी दैट आपने उसे नहीं कवर किया है उसे, बट वीडियो तो आज भी है, जो व्हेन शी केम बैक इन द 90s टाइम पे किसी चैट शो पे शी हैड बीन देयर, एंड वी हैड सीन द होस्ट लाफिंग एट व्हाटएवर शी वाज टॉकिंग, और बहुत वो देख के गुस्सा आता है। नाउ आई फील कि आपकी बुक पढ़ने के बाद जब लोग वो देखेंगे, मैं कहूंगा कि प्लीज जाकर वो वीडियो देखिए, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितना बैडली उस होस्ट ने उस मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। और शान का जो आई थिंक यू आर मेंशनिंग अबाउट दैट इंसिडेंट, जो को स्टार के साथ, बिंदिया गोस्वामी के साथ शायद वो बात आप कर रही थी, तो शान के लिए एक रूमर्स भी ये था कि रमेश सिप्पी ने परवीन बाबी का मास्क लगाकर किसी एक्ट्रेस से शूट करवाया, उसके बारे में बताइए। नहीं, ये रूमर एक्चुअली क्रांति के बारे में था। दोनों पिक्चरें एक साथ शूट हो रही थी, क्रांति और शान, दोनों काफी बड़ी प्रोडक्शंस थी, और दोनों अलग अलग रीजंस की वजह से डिले होती गई। उनमें से एक रीजन था परवीन का ब्रेकडाउन। तो ये रूमर था क्रांति के सेट से कि मनोज कुमार ने एक मास्क बनवाया और फिर परवीन का सीन कट करके उनके कैरेक्टर को मार दिया। पर जब मैंने मनोज कुमार साहब से ये पूछा तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं था, शी वॉज सपोज टू डाई, उतना ही लंबा उनका रोल था और परवीन ने शूट किया था। रमेश सिप्पी साहब अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बात कर पाई उनसे, बिकॉज मैंने सुना है कि वो भी अपनी कोई किताब लिख रहे हैं। बट या, आपने एक और जो मुझे जो एक छोटी सी, दिस इज माय साइड, कि आपने जो उनके इनिशियल फेज जो फिल्में थी उसे ज्यादा कवर नहीं किया, जो फर्स्ट फेज था, उसके बाद में आपने बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। इनिशियल में थोड़ा सा कि भाई वो स्ट्रगलिंग कैसे हुआ था, चरित्र के बाद के बारे में आपने संजय खान की बात की है, थोड़ा कुछ और वहां पे हो सकता था, या मे बी बुक के हिसाब से। बट 3 फिल्मों के बारे में जो आपने बात की, प्रकाश मेहरा इन 3 फिल्में जो उन्होंने एक साथ साइन की थी,
बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। हमने सुना था इसके बारे में, पढ़ा था, बट आपने बहुत डिटेल में उसे बताया। तो प्लीज आज बताइए वो तीनों फिल्मों में जो रोल रिवर्सल भी जो हुआ, नमक हलाल के साथ, लावारिस के साथ, एंड ऑल्सो ज्वालामुखी, प्लीज। तो प्रकाश मेहरा साहब क्या करते थे कि वो अपने बर्थडे पे अपनी फिल्में लॉन्च करते थे जी। और नॉर्मली प्रोड्यूसर, आई मीन नॉर्मली वो खुद प्रोड्यूसर भी थे या उनके आस फैमिली मेंबर्स प्रोड्यूसर्स थे, तो वो टेक्नीशियंस को पर फिल्म का पेमेंट नहीं देके उनको एम्प्लॉय करते थे अपने ऑफिस में, तो उनको सैलरीज मिलती थी। तो वो एक टाइम पे मल्टीपल फिल्म्स इसीलिए शूट करते थे बिकॉज अगर 10 दिन यहाँ पे शूटिंग हो रही है तो 10 दिन कोई और शूटिंग होती थी। तो उन्होंने अपने बर्थडे पे ज्वालामुखी परवीन और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ लॉन्च की, लावारिस लॉन्च की अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी और अमजद खान, सॉरी अमजद खान, या अमजद खान के साथ। एंड द थर्ड फिल्म वाज नमक हलाल। नमक हलाल, यस। सो नाउ ज्वालामुखी के सेट पे इस जहां पे परवीन का ब्रेकडाउन हुआ, वो एक गाने की शूटिंग चल रही थी और परवीन सडनली वहां से सेट में से भाग के गाड़ी में बैठ के घर आ गई। एंड वो पहला ब्रेकडाउन था जो इंडस्ट्री को जो पता चला, जहाँ पे महेश भट्ट शाम को घर आए, जो उस वक्त उनके साथ रहते थे, और उन्होंने देखा कि परवीन कमरे में एक कोने में डर के बैठी हुई है, उनके हाथ में एक चाकू है और वो बोल रही है कि वो लोग मुझे मारने आ रहे हैं। उसके बाद परवीन ने कुछ 6-9 महीने काम नहीं किया, तो काफी फिल्में रुक गई थी ऑब्वियसली इसके वजह से, स्पेशली। और इनमें से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था प्रकाश मेहरा को, बिकॉज उनकी 3 पिक्चरें रुक गई थी एक साथ। तो और तीनों पिक्चरों का मुहूर्त हो चुका था, ज्वालामुखी शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि परवीन को ज्वालामुखी से निकाल के रीना रॉय को लिया, और नमक, damn, I don't remember the rest of this. लावारिस में जीनत अमान came into the film and हलाल में आप रोल रिवर्सल हो गए ना, आपने लिखा हुआ है कि जो yes, okay, thank you so much because obviously मैंने इतने दिन बाद हाँ okay, तो और नमक हलाल में उन्होंने जीनत को पहले जीनत को लिया और स्मिता पाटिल को लिया, एंड देन ही डिसाइडेड कि नहीं, परवीन जब वापस आई और परवीन के मैनेजर जो थे वेद शर्मा, जो उनके करियर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वेद शर्मा को था, तो वेद शर्मा ने काफी बेग किया, माफी मांगी मेहरा साहब से, और तो उन्होंने वापस परवीन को नमक हलाल में लिया, बट स्मिता पाटिल को जो ओरिजिनली परवीन का रोल था उसमें ले लिया, और परवीन को जो जीनत का रोल था उसमें दे दिया, और जीनत को लावारिस दे दिया। तो काफी म्यूजिकल चेयर्स हुआ था, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये था कि वो जो गाना है पग घुंघरू बांध के, वो गाना ओरिजिनली परवीन के लिए लिखा गया था। तो उसमें वो लाइन है संगे मरमर सा बदन, जो स्मिता जी पे नहीं सूट होता है, बट वो परवीन के लिए लिखा गया था, बट इट वाज टू लेट बिकॉज गाना रिकॉर्ड हो चुका था, तो उन्होंने फिर चेंज नहीं किया। ऐसे और भी बहुत सारे फैक्ट्स आपने बताया, बहुत सारी फिल्मों के बारे में बताया। जो डिलीटेड सीन्स, मेरी खूबी है ट्रिविया के बारे में, तो डिलीटेड सीन्स अगर होते एक फिल्म के, तो आपकी बुक में वैसे कौन से चैप्टर्स थे या फिल्मों से रिलेटेड कुछ थे जो यहाँ पे बुक में कुड नॉट कम, मे बी आपको लगा कि भाई परफेक्ट हो गया, जो आज आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डिलीटेड था वो इसलिए डिलीट हुआ क्योंकि उसको मैं ज्यादा फैक्ट चेक नहीं कर पाई, बट जितना मुझे पता चला वो सब किताब में है। सो आपकी फेवरेट, लेट्स से, आई नो इट्स गोइंग टू बी टफ, बट आपकी फेवरेट फिल्म्स ऑफ परवीन बाबी कौन सी होगी, एज इन ग्लैमरस वे में और एज एन एक्टर आल्सो? तो जब मैंने ये किताब शुरू की तो आई एक्चुअली डिडंट नो मच अबाउट परवीन, अनफॉर्चुनेटली। मैं कुछ चंद फिल्मों के बारे में जानती थी, ऑब्वियसली गाने जानती थी, बट
सीन है कालिया से जो मुझे बेहद पसंद है बचपन से। अंडे वाला। वो जो ऑमलेट बनाती Oh है, वो God. बच्चन साहब का कैरेक्टर जो है उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहा है और वो अंडा सर पे मारती है। आई थिंक दैट इज Oh. जस्ट द सीन पॉसिबल। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी बेहतरीन थी इस सीन में। you know, so that's the one, this thing jo, when I think of Parveen, that's the scene that comes to mind. कॉमिक टाइमिंग में अगेन एक पिक्चर है जो लोगों ने ज्यादा देखी नहीं है बट कमाल की कॉमिक टाइमिंग थी, दैट वाज शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट इन दैट फिल्म, और वो थी रंग बिरंगी, व्हेन ऋषिकेश के साथ उन्होंने की थी, और वो भी अपने उस फेज में जो आपने बताया, व्हेन शी वाज गोइंग थ्रू सो मच इन दिस थिंग, तो तब उन्होंने ये फिल्म की थी अमोल पालेकर के साथ, एंड वेरी डिफरेंट कॉमिक टाइमिंग थी, बहुत ही सटल कॉमिक टाइमिंग थी. सो कालिया इज योर फेवरेट, राइट, और समथिंग एल्स? Is my absolute, that scene is just perfect. और गाना बहुत मुश्किल है. I can't choose between Jawani Janiman and Raat Baki. You know, they are both absolute perfection. ओके, तो आपको एक और चीज था कि हैव यू हर्ड हर सिंगिंग, अपने परवीन को, क्योंकि उन्होंने जो एक स्टेज शो किया था और वहां पे अमिताभ के बच्चन के साथ उन्होंने अंग्रेजी में कहते हैं खुद अपनी आवाज में गाना गाया था. Oh really? नहीं, या मैंने ये नहीं देखा. ओके, तो चलिए आज हम आपके शो में इसे प्ले भी करेंगे, लोगों को सुनाएंगे वो. Thank you. तो उसके साथ साथ पहले कुछ पिक्चर्स दिखा देते हैं, अगर कुछ याद आ रहा है तो लेट्स सी, और हमारे व्यूअर्स लिसनर्स है उनके लिए ये बहुत ही कमाल की बहुत प्यारी तस्वीर है. ये भी अहमदाबाद की है, कॉलेज के दिनों की. Here's मस्तान दादा, संजय खान के साथ. yeah. ये कितना टफ रहा आपके लिए ये पिक्चर्स? आपने टाइम मैगजीन का भी कवर यू हैव पोस्टेड, शी वाज देयर ऑन द टाइम मैगजीन, व्हाट, एंड आई गेस दिस वाज चमत्कार, द उनका जो गेटअप था, वो जो फिल्म बनी नहीं शायद. जी जी, ये उसके सेट का है. उनके जो डिजाइनर थे ज़र्क्सिस पटेना, उनके पास ये इशू है. ओके, तो उनसे किया, ये बहुत मुश्किल से मिला बिकॉज टाइम के वेबसाइट पे भी ये कवर नहीं है अभी जी. तो आई वाज वेरी ग्लैड टू हैव फाउंड दिस कॉपी. Here's that famous song of hers from Shan. And this was one of her last ones, but बहुत ही कमाल थी, ये भी बहुत अच्छी पिक्चर थी. So thank you Karishma, thank you so much, and again double thank you for the book. बहुत ही कमाल की अच्छी बुक लिखी है आपने, बहुत अच्छा लगा. Thank you. And that's it. I hope you enjoyed it. This was fun. Thank you. Yeah. Take care. Thank you so much.